आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स IAS एकेडमी पे। और हमें विश्वास है कि आप लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ RO के लिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ज़रूर से ज़रूर आपका परिश्रम सफल हो, यह हम चाहते हैं। और आज इसी को ध्यान रखते हुए हम एक प्रश्नों की श्रृंखला लाएँ कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम जब क्लास का एंड होगा, वो टॉपिक्स जब एंड करेंगे तो हम ले आएंगे। इसीलिए आज हमने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया है। कंपनी शासन से कैसे प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, आज इस वीडियो में उसकी रूपरेखा तय की गई है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है जो आप लोगों के सामने है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, भारत में व्यापार पर एकाधिकार को। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। तो मैंने यह आपको बताया है, पढ़ाया है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। 5 सेकेंड 10 सेकेंड आपको मिलते हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India? Regulating Act, Charter Act, Pitt's India Acts, none of the above। इसका उत्तर हमने जब पढ़ाया आपको तो आपको बताया कि 1813 के चार्टर अधिनियम में हम देखते हैं, जो राजलेख आता है 1813 में, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कंपनी के व्यापार एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है। परंतु चाय और चीन के साथ क्या रहता है, व्यापार जारी रहता है। चाय और चीन के साथ जो व्यापार है वो जारी रहती है, ये गतिविधियां, बाकी गतिविधियां जो हैं कंपनी की पूर्णतः समाप्त की जाएंगी। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, आप देखेंगे इसका उत्तर होगा 1813। इसका उत्तर क्या होगा, 1813। 1813 के माध्यम से क्या हुआ था, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि चाय और चीन के साथ क्या रहा, व्यापारिक जो गतिविधियां थी, जो व्यापार था वह चलता रहा और जितने भी व्यापारिक अधिकार थे वह कंपनी का क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1813। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इसका सही उत्तर दे रहे हैं आप लोगों में, और बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति मिली। कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद को जो बजट था, जो बजट थी, उस पे प्रश्न करने की शक्ति मिली। उत्तर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चौथा विकल्प भारतीय परिषद अधिनियम 1919। आप लोग इसका उत्तर दीजिए, इसके बाद हम फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार करते हैं, आपको बताते हैं। आइए उसका उत्तर देखते हैं। 1892 क्या होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 में आप देखते हैं कि परिषदों में जो संख्या थी, परिषदों में जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ा दी जाती है, एवं क्या किया जाता है कि 1892 में बजट पे चर्चा हेतु तो मिल जाता है, लेकिन कुछ निर्बंधन हेतु वो उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं अंशतः एक संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था तो आती है, ठीक है, वो प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर चर्चा तो कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का उनके पास अधिकार नहीं था, न तो उस पे मताधिकार करने का अधिकार था, यानी वो विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते थे। और इसी अनुच्छेद के माध्यम से भारत में अंशतः संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में मैंने बताया न्यायालय की स्थापना हुई, यानी सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया है। उत्तर में क्या दिया है देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813,
और चार्टर अधिनियम 1833। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं। आप सभी लोग उत्तर दीजिए। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इसका भी उत्तर बच्चों के द्वारा सही उत्तर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जितने लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दिया है उसका उत्तर पूर्णतया सत्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1773 के माध्यम से जो रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही देखिए स्पष्ट, रेगुलेटिंग एक्ट यानी क्या करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए, एक रेगुलेट करने के लिए भारत की व्यवस्था कैसी होगी। जैसा पूर्व में हमने आपको बताया कि जो यह कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया भारत में। तो उसे रेगुलेट करने के लिए क्या हुए, ब्रिटिश संसद से जो पहला नियम आया वह क्या था, 1773 का। और इसी रेगुलेशन के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसमें परिषद का गठन होता है। और क्या होता है कि 1773 के माध्यम से भारत में देखिए यहाँ से दो प्रश्न हो सकता है कि भारत में कलकत्ता में, या यह पूछ सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ, तो उसका उत्तर होगा कलकत्ता में। किस अधिनियम के माध्यम से हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। कब स्थापित हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और यह प्रश्न पूछा भी है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में पीसीएस मेंस 2010 में यह प्रश्न आ चुके हैं। तो मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ, जो प्रश्नों की श्रृंखला है, या आपके एग्जाम को देखते हुए, आपकी परीक्षा को देखते हुए, दृष्टिगत ध्यान रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, जो स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है। ऐसे भी प्रश्न आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं हमारे पेपर में, कि जहाँ पे कथन दे देगा आपको और उसके 2-3 प्रश्न दे देते हैं, 2-3 आंसर दे देते हैं, जिसमें से वो उसको फॉलो करता है। देखते हैं, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, इसकी जो पुष्टि करता है या नहीं करता है, देखते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी। इसके पूर्व के क्वेश्चनों में हमने पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए हमें यह विश्वास है कि आप सभी लोग इसका उत्तर सही देंगे। 100% इसका उत्तर सही देना चाहिए। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। दूसरा, लेमिस्टर इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब कह रहा है कि जो कोड दिए गए उसको चुनिए कि कौन सा सही, केवल क्या एक कथन सही है या केवल 2 कथन सही है जो इसको सेटिस्फाइड करता है, या एक व दोनों सही है, न तो एक न तो 2 ही सही है। आइए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सबने पहला कथन तो सही किया है कि पहला कथन फॉलोअप करता है, पहला फॉलोअप तो करता है, लेकिन दूसरे में कुछ लोगों ने गलती की है। कुछ लोगों ने इसका उत्तर 1 और दोनों दे रहे हैं, कोई इसका केवल 1 कह रहा है। देखिए यहाँ से हम, अगर यह एक कथन फॉलोअप कर रहा है, एक कथन को यह अनुसरण कर रहा है, प्रश्न के उत्तर को अगर यह पूरी तरीके से अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो हम ऐसे ही काट सकते हैं। जैसे पहला कर रहा है, आपको लग रहा है पहला कर रहा है, तो न तो 1 न तो 2, इसको आप ऐसे ही कैंसल आउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 1 फॉलो कर रहा है, तो एक ऑप्शन कम हो गया, तो इसलिए आपको चुनने में बेहतरी होगी। अब दूसरी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, क्या लेमिस्टर महोदय इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप कहेंगे। अब अगर आपको यह पता है, जो मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो आसानी हो जाती कि इसका एलिजा एम्पे महोदय पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हाँ, यह न्यायाधीशों में थे, अन्य न्यायाधीश में थे, परंतु मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह नहीं थे। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, केवल 1, केवल 2 नहीं होगा। और जब 1 2 नहीं होगा तो ना ये होगा ना ये होगा। तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम करते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको विकल्प चुनने में क्या होती है, आसानी होती है। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को पॉलिटिक के प्रश्न करने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उस कठिनाइयों को हम आसान करना चाहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संघीय न्यायालय भारत में निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है, या किस अधिनियम के माध्यम से भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण हुआ
था, इसको भी हमने आपको जब हम न्यायालय पढ़ा रहे थे, जब आपको बता रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो आपको हमने पूरे डिस्क्राइब वर्णन करके बताया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया और स्वतंत्र भारत में और किस अधिनियम के माध्यम से इसका न्यायालय का स्वरूप। मैंने कहा ना कि देखिए न्यायालयिक प्रणाली हमारे भारत में मौजूद थी। आप देखेंगे मनुस्मृति प्राचीन काल में, तो ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ न्यायिक प्रणालियाँ नहीं थी, न्यायिक प्रणालियाँ थीं और वो समय के साथ क्या हो गई, उनका स्वरूप कैसा गया, बदलता गया। तो 1773 में जो न्यायिक व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेशन बनाया गया था 1773 के माध्यम से, वह स्वरूप कब बदल गया, क्या वो एक संघीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया, यूनियन कोर्ट के रूप में हो गया। तो उसकी हम देखते हैं, तो वो मैंने बताया कि किसके तहत 1935 के तहत, सॉरी 1935 के तहत क्या किया गया था, 1935 अधिनियम के तहत भारत में 1937 में क्या किया गया था, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था। इसका उत्तर देखिए हमने ही बता दिया कि इसलिए कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, आसानी होगी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल हलवा सा है, इसका उत्तर तो आप देखते ही दे सकते हैं। अभी इसके पिछले ही क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं ऐसे उससे रिलेट करता है। देखते हैं भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया और कहां स्थापित किया गया, यह मैं आपको जोड़ रहा हूं कि कहां स्थापित किया गया। इसका उत्तर दीजिए आप लोग। मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, 1937। और कहां पे, दिल्ली में। कहां पे, दिल्ली में। बहुत अच्छा। और यह प्रश्न मेंस 2015 में बना था, पूछा गया प्रश्न है। और चलिए अगले प्रश्नों पे देखते हैं, नजर डालते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का उल्लेख क्या है, क्या उल्लेखित करता है। भारतीय संविधान के इतिहास की बात कर रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा। तो कह रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, क्या द्वैध सरकार की बात कर रहा है, द्वैध शासन की स्थापना हुई भारत सरकार में जी। आगे देखते हैं, दोहरी सरकार यानी केंद्र व राज्य सरकार का परिचय द्वैध शासन के रूप में भारत में हुआ पहली बार। या शासकों का 2 सेट में होना, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में। कह रहा है कि मतलब लंदन दिल्ली का मतलब ये है कि भारत का गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में या बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में एक शासन भारत में हो रहा था, दूसरा शासन जो वहाँ के कैबिनेट के द्वारा, वहाँ के ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जा रहा था। क्या यह द्वैध शासन की बात कर रहा है, या प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजन द्वैध शासन की बात करता है, या मतलब द्वैध शासन के सिद्धांत के लेके बात कर रहा है कि कब भारतीय समाज, भारतीय लोगों में, भारतीय संविधान के विकास क्रम में द्वैध शासन का आरंभ हुआ, किस अनुच्छेद के माध्यम से और उस अनुच्छेद में क्या था, क्या वर्णन था। आइए इसका उत्तर आप लोग दीजिए। जहां तक हम कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं बच्चे, इसके उत्तर का अनुपात जो है लगभग 2 और 8 का है। इसके अनुपात 2 और 8 का है। पहली बार जो द्वैध शासन से परिचय हुआ वह किसके माध्यम से हुआ, प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजन। पहली बार भारत में यहीं से द्वैध शासन की स्थापना होती है। द्वैध शासन से क्या होता है, परिचय होता है। समझ गए, भारतीय विकास में इसका यही परिचय होता है। यानी क्या है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेट टू द प्रोविंसियंस इनटू द 2 कैटेगरीज। ठीक है, चलिए इसका उत्तर यही है। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1909 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ध्यान से समझिए प्रश्न को, क्या कह रहा है।
प्रश्न देखिए, जब भी हम प्रश्नों का अर्थ जो सही रूप में अगर ग्रहण करेंगे तो उसका उत्तर देने में कहीं ना कहीं हमें बहुत ही आसानी होती। तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, यह समझना बहुत ही जरूरी है। यानी उस प्रश्न के अर्थ को सही रूप में ग्रहण करना, अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर देने में हमें, विकल्पों को चुनने में बहुत ही आसानी होती है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में, क्या कह रहा है यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। यह नहीं कह रहा, अगला प्रश्न क्या था कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कब स्थापित हुआ, द्वैध शासन किस रूप में स्थापित हुआ, वो उसका स्वरूप की बात कर रहा था कि भारत में पहली बार द्वैध शासन किस स्वरूप में हुआ। तो आपने पढ़ा कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजन करना क्या था, द्वैध शासन की स्थापना होती है भारत में। और यहां क्या कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया और किस अधिनियम के माध्यम से किया गया। इसका उत्तर दीजिए आप लोग, देखते हैं इसके उत्तर को। काफी लोगों ने सही इसका उत्तर दिया है। भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने कहा कि जो भारतीय संविधान की रूपरेखा है, वर्तमान रूपरेखा, इस पे भारतीय संविधान के विकास क्रम में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, अगर किसी संविधान के अनुच्छेद का, उस अधिनियम का, उसके तहत बनाए गए जितने भी अनुच्छेद है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आपको वर्तमान स्वरूप के भारतीय संविधान की रूपरेखा पे अगर देखने को मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उस पूरे संवैधानिक विकास क्रम की हम बात कर रहे हैं। जितनी भी संवैधानिक विकास हुआ, चाहे वो कंपनी का रूल रहा हो, चाहे वो क्राउन का रूल रहा हो, सबसे ज़्यादा वर्तमान भारतीय संविधान पे जो प्रभाव देखने को मिलता है वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। और वह यह भी तय है, यह भी जान लीजिए एक बात कि उस समय का संवैधानिक विकास क्रम में, क्राउन रूल में, उस पूरे संवैधानिक विकास क्रम के इतिहास में सबसे ज़्यादा वर्णन, अनुच्छेदों का वर्णन, सबसे ज़्यादा अध्याय किसमें था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अर्थात यह उस समय का एक तरीके से क्या था? लघु संविधान भी कहा जा सकता है। इसको लघु संविधान के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1909 अधिनियम जो है, 1909 का अधिनियम मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निर्वाचन के पृथक मंडल मिल गया। भारत सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको आप लोग भली भांति से जानते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो उत्तर चुनने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपने 1909 के बारे में जानते हैं, 1919 के बारे में जानते हैं और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को तो जानते हैं, तो कहीं से केंद्र में द्वैध शासन की बात किया जा रहा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आइए यह प्रश्न देखते हैं, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? अभी मैंने आपको बता दिया, इसके पहले क्वेश्चन में जो पहला विकल्प था उसके रूप में 1909 स्थापित था, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। और मैं यह आशा करता हूँ, यह मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका उत्तर सही देंगे। और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही दे पाते हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इसका उत्तर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही ही दिया है, लगभग सही है। और यह है पृथक निर्वाचन मंडल। क्या है? इसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत 1909 के माध्यम से क्या होता है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत होती है। और आगे भी इस तरीके की प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। और हम आशा विश्वास करते हैं आप लोग पूरे प्रतिबद्ध होकर आरओ के लिए लगे रहिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए, आपके लक्ष्य के लिए हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं और आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन प्रश्नों की PDF के रूप में आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम लोग आएंगे नए प्रश्नों के साथ, नए विचारों के साथ और कुछ नई टॉपिक्स के साथ। उस पर बात की जाएगी, समझा जाएगा। और तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद।